बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का तीसरा बजट पेश होने जा रहा है इसी महीने, और इस महीने जब जैसे जैसे बजट करीब आता जा रहा है वैसे वैसे अपोजिशन की तनकीद भी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपनी कारकर्दगी के हवाले से अच्छी खबरें भी बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक इस बार का बजट अवाम फ्रेंडली होगा, टैक्स पेयर फ्रेंडली होगा। मजीद टैक्स का बर्डन टैक्स पेयर पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि कुछ टैक्स छूट देने की बात की जा रही है। वो टैक्स फाइलर जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के टैक्स रिकॉर्ड्स में है, उसको मजीद तंग नहीं किया जाएगा। हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी दावा करती है कि पिछला साल पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से बड़ा इस्तेहकाम वाला साल रहा है। कुछ स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दिए जाते हैं उसके अंदर ऑफकोर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर है वो अव्वलीन सबसे सफ़े अव्वल पर है। 4% की जो जीडीपी ग्रोथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दौर के अंदर प्रिडिक्ट की जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स बढ़े। मार्च 2021 के अंदर $3.2 बिलियन के एक्सपोर्ट हुए, जो कि किसी माह के अंदर हाईएस्ट हैं। जो एक्सपोर्ट्स हुई, टोटल एक्सपोर्ट्स हुई वो $21 बिलियन हुई पिछले 10 महीने के अंदर, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $25 बिलियन को जाके टच करेंगी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ी, रिजर्व्स बढ़कर $23 बिलियन पर आ गए। 2016 से लेकर अब तक ये हाईएस्ट है। रेमिटेंसेस बढ़ गई और तकरीबन $27 बिलियन पर पहुंच गई है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, 9% की ग्रोथ बताई जा रही है। इसके अंदर जैन 2021 के हिसाब से जो है वो हाईएस्ट एवर है। ये FVR रेवेन्यू बढ़ गया 14% ईयर ऑन ईयर और 30% 2018 से अगर कंपेयर करें तो। फिर प्राइमरी बैलेंस बढ़ गया, सरप्लस के अंदर चला गया, फर्स्ट टाइम इन डेकेड हुआ। इसके अलावा सोशल स्पेंडिंग एहसास की फॉर्म के अंदर डबल हो गई और होनी भी थी क्योंकि कोरोना वायरस था। इसके साथ साथ एक्सटर्नल डेट के अंदर सबसे कम इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ा तो सही लेकिन लोएस्ट इंक्रीज हुआ 6 ईयर्स के अंदर, यानी पिछले 6 साल के अंदर जिस तनासुब से बढ़ रहा था उस तनासुब से नहीं बढ़ा। सीमेंट सेल्स हाईएस्ट एवर गई मार्च 2021 के अंदर मंथली। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब का डिपॉजिट्स हुए। आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, 3 साल के अंदर डबल होने की एक्सपेक्टेशन है। कार सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, बाइक सेल्स बढ़ गई और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 2013 के बाद बेस्ट रैंकिंग अब हमें मिली है। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन ये जो कह रही है कि मईशत को तबाह कर दिया है, इसमें कितनी सदाकत है, और हुकूमत ये जो दावे कर रही है इसमें कितनी सदाकत है। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के सरबरा तो है नहीं, और अगर इदारा शुमारियात के सरबरा नहीं है तो इन स्टेटिस्टिक्स को, इनमें से बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स को कितना सच समझा जाए। इन तमाम सवालात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ, उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ अहमद जवाद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने ज्वाइन किया। अली परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर बहरामन तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तंगी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहमद जवाद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। ये फिगर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बड़े एक गोल्डन पिक्चर पेंट कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है और हकीकत तो ये है कि बहुत सारी जमातें, एक नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, बहुत सारी जमातें इन स्टेटिस्टिक्स को मानने से इनकारी हैं। अवाम सवाल कर रही है कि किधर है इकॉनमी के अंदर जो बेहतरी बताई जा रही है, बिकॉज उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक हमने नहीं देखा। अशया खुरनोश की कीमतों के अंदर, अशया ज़रूरिया की कीमतों के अंदर जो इजाफा हुआ था वो कम नहीं हुआ। इन्फ्लेशन जो है वो एक आम आदमी को उसी तरीके से महसूस हो रही है। कंसिडरिंग ऑल दिस अहमद जवाद साहब, क्या हम यकीन कर लें ये जो स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, क्या इकोनॉमिक बेहतरी हुई? ये तो कुछ डूबियस सी बात है। अपोजिशन हुकूमत की परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? अपोजिशन की तनकीद जो है वो एक मुस्बत जमहूरी रवैया है, होना चाहिए, बिल्कुल तनकीद करें। लेकिन जो दूसरा सवाल ये है कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी
उन्हीं पैरामीटर से मेजर की जाए जिस तरह से पूरी दुनिया में की जाती है, जो या पाकिस्तान के अंदर भी माजी में जिन पैरामीटर्स की बुनियाद पे आप मुल्क की इकॉनमी को एवेलुएट करते थे, उसको जांचते थे, अगर उन्हीं पैरामीटर्स पे पीटीआई की हुकूमत कर रही है तो उसको ऑपोजिशन अगर नहीं एक्सेप्ट करना चाहती तो ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन असल चीज़ तो पीटीआई ने हुकूमत इस मुल्क की इक्तिसादी हालत को बेहतर करना था, जो कि एक बैंकरप्सी की सिचुएशन से बाहर निकली थी। और आज अगर आप देखें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, अब ये स्टेट बैंक की स्टेटिस्टिक्स होती हैं, वही स्टेटिस्टिक्स हैं जो माजी में भी होती थी, वो 30 जून को इंशाल्लाह $30 बिलियन पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले चंद दिनों में उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग की है। पाकिस्तान का रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया है डॉलर के मुकाबले में, बल्कि बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते थे, अब वो तकरीबन 4% के करीब पहुंच गई हुई है और अगले साल इससे भी बेहतर परफॉर्म करने की जो है वो उम्मीद है। Right. और इसको मूडीज़ की भी इसके बारे में राय आ चुकी हुई है पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के हवाले से। तो ये एक आखिरी चीज़ थी जिसके बारे में, हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तकरीबन हम अगस्त में 3 साल मुकम्मल कर लेंगे और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हुकूमत ने जो इक्तिसादी चैलेंजेस थे उन पे काबू पा लिया। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसने टेक ऑफ कर लिया। अब इससे अगला मरला ये है कि ये जो इकॉनमी अच्छे होने के मुज़मरात हैं या उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आदमी तक कब और कैसे पहुंचता है, और उसके साथ साथ महंगाई के ऊपर काबू पाना। अब ये 2 टारगेट्स हैं। मैं समझता हूं कि अगले 2 साल में पीटीआई की हुकूमत को इसी के ऊपर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि फाउंडेशन ले हो चुकी है, इकॉनमी टेक ऑफ कर चुकी है। पाकिस्तान ने कोरोना को अगर शिकस्त नहीं दी, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से, आपके हमसाया ममालिक की निस्बत से पाकिस्तान ने कोरोना के हवाले से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हम काफ़ी बेहतर हालत में हैं और उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान में कोरोना की हालत और बेहतर हो जाएगी। वैक्सीनेशन का अमल जो कि सुस्त हुआ था शुरू, लेकिन अब उसमें बड़ी तेज़ी आ चुकी है। जवाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अभी अली भी बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी। वो तो ये कहेंगे ना कि ठीक है पाकिस्तानी इकॉनमी टेक ऑफ कर गई है, लेकिन क्रैश करने के बाद टेक ऑफ की है, यानी एक दफ़ा इतना शदीद डिप आया उसके बाद फिर टेक ऑफ की। तो ये टेक ऑफ करना क्या, क्रैश तो की थी, लेकिन 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया था उस वक्त क्रैश कर चुकी थी। $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व थे जो आज आपके $23 बिलियन के हैं। $20 बिलियन का फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट था जो आज सरप्लस में चला गया। तो वो क्रैश कि सिर्फ वो टाइमिंग एक्सेप्ट कर लें, क्रैश कर चुकी थी 18 में। हमने तो एक क्रैश इकॉनमी को जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रनवे पे चलाया, धक्का लगाया उसको, और माशाल्लाह से अब वो टेक ऑफ कर गई। अब वो हवा में है और इंशाल्लाह मजीद हाइट्स पे जाएगी। अली, ज्यादा हाइट्स पे जाना भी पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोग जिन हाइट्स की बात किया करते थे कि हम तो 5.6% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ छोड़ के गए हैं, ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप लोगों के कुछ फाइनेंसेस के अंदर फाउंडेशन या इकोनॉमिक फाउंडेशन कुछ वीक ना होती तो फिर क्रैश भी ना करती, जिस क्रैश की अहमद जवाद साहब बात कर रहे हैं कि वो आपके ज़माने में हो गई थी। बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम जो स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे रही है वो कह रही है जीडीपी ग्रोथ इज 4%, एक्सपोर्ट्स आर $3.2 billion मार्च 2021, हाईएस्ट एवर इन अ मंथ। गुड्स एक्सपोर्ट जो हुए हैं $21 बिलियन हुए हैं 10 माह के अंदर, और प्रोजेक्शन इसकी ये है कि इस ऑल टाइम हाई होंगे $25 बिलियन के ऊपर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $1.4 बिलियन है दिसंबर 2020, हाईएस्ट एवर इन अ मंथ। रिजर्व जो हैं $23 बिलियन के ऊपर बैठे हुए हैं इस टाइम पर, 2016 से लेकर अब तक हाईएस्ट है। रेमिटेंसेस $27 बिलियन जो कि $2 बिलियन ऊपर हैं इन कंपैरिजन टू 11 महीने, जो पिछले अगर 11 महीनों को 11 महीने से कंपेयर किया जाए। करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर है $773 मिलियन आफ्टर 10 years। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% अप पर है, हाईएस्ट एवर इंडेक्स इन जैन 2021। सो इतने अच्छे हम लोगों को स्टेटिस्टिक्स मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इकोनॉमी नहीं संभाल पा रही है। अली, you're an expert at that. I would like to know your take.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका, आपने आज अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। अब मैं अहमद जवाद साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम हैं। इन्होंने जो अपनी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने की कोशिश की है, मैं एक एक करके, आपने तीन बड़ी बातें यहाँ पे मेरे तीन बड़े इश्यूज़ रेज़ किए हैं, एक ग्रोथ का, एक एक्सपोर्ट का और एक रेमिटेंसेस का। मैं कोशिश करूंगा मैं तीनों को एड्रेस कर दूं, पर मेरी आपसे मुदबाना गुजारिश ये होगी कि काइंडली जो फवाद चौधरी साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स हमारे इस पीटीआई की परफॉर्मेंस की फेवर के अंदर दिए थे, काइंडली उनको रेफर ना करिएगा, क्योंकि आपने वो स्टीवन सैकर का जो इंटरव्यू था जिसके अंदर वो 15 मिनट हमें ये बताते रहे कि मीडिया फ्रीडम पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा है, और आज ही आपने हामिद मीर के साथ जो हो रहा है या बाकी के जो जर्नलिस्ट के साथ पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हुआ है वो आपके सामने है, तो काइंडली उनको ना करिएगा। मैं एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स का उसके बावजूद जवाब दे दूंगा। नाउ लेट मी बिल्ड द लैंडस्केप फर्स्ट कि हम किस तरह की सूरत हाल में इनको इकोनॉमी दे के गए थे। हमारा जो जीडीपी जिसको आप मजमूई आमदनी कहते हैं, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत हैंड ओवर की गई तो उस वक्त 315 या 316 बिलियन डॉलर की ये जीडीपी होती थी। आज माशाल्लाह ये जितने मर्जी ढोल बजा लें, जितने मर्जी सेलिब्रेशन कर लें, आज भी ये 300 बिलियन डॉलर से छोटी इकोनॉमी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मैं इनका ये 3.9% का नंबर मान भी लूं तो अनीका मेरी गुजारिश होगी इनकी जरा 3 साल की परफॉर्मेंस की जरा एवरेज निकाल लीजिएगा। इट इज नॉट इवन 2%, बिकॉज मैं आपको एवरेज निकालने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी मेरे रिजर्वेशंस हैं इनके 4% वाले, एंड आई विल कम टू दैट। तो अगर आप एवरेज निकालें तो इनका 2% जीडीपी ग्रोथ रेट बनता है, जिसका मतलब ये है इन्होंने हर साल तकरीबन 8 लाख नई नौकरियां क्रिएट की हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, वेयर एज हमारी जॉब मार्केट के अंदर हर साल 20-22 लाख बंदा ऐड होता है। तो जो इसका डिफरेंस था 12 लाख का, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 36 लाख नए लोग जो जॉब मार्केट के अंदर इनकी हुकूमत के अंदर आए उनको ये मुलाजमत प्रोवाइड नहीं कर सके। दूसरी बात। तीसरी बात आपसे ये मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो यहाँ पे एक आम आदमी है उसकी इन्होंने माशी क्या सूरत हाल बना दी है, उसकी तरफ एक छोटा सा इशारा ये होगा कि आप फूड इन्फ्लेशन का रेट जरा चेक कर लें। वो पिछले महीने भी जो था वो 15-16% था, इसीलिए आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों की तकलीफ और तजलील नजर आती है। चाहे सस्ते बाजारों के बाहर उनके अंगूठों पे निशान लगा के चीनी मिल रही हो, चाहे 500 रुपए किलो मुर्गी मिल रही हो, और ये बाकी के सारे मामलात हैं जो मैं आपको तरफ बताया। सो दिस इज द लैंडस्केप जिसके अंदर ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। अब मेरा जो खदशात हैं मैं वो एक एक करके आपके इन्यूमरेट कर देता हूं। यू नो मी पर्सनली ऑल्सो अनीका, अगर इन्होंने कोई उसको अच्छी चीज की होगी तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू डिनाई इट, एंड मेरे ये खदशात दूर कर दें एंड आई विल अप्रिशिएट इट। मुझे एक ये बता दें कि सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं, इवन स्टीवन सैकर इन दैट इंटरव्यू जो हार्ड टॉक ऑफ फवाद चौधरी के साथ हुआ, चैलेंज दिस नंबर। इनको इस चीज की क्या प्रॉब्लम है कि ये अपने सारे के सारा जो डेटा है उन इकोनॉमिस्ट को एक्सेस दे दें ताकि वो इस चीज को कंफर्म कर दें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने रेज किए इस नंबर के ऊपर, स्टेट बैंक ने भी किए, इनको मीटिंग ब्रेक करनी पड़ी, उनको फोन करवा के धमकियां दिलवानी पड़ी, और उसके बाद मीटिंग जब रिकन्वीन होती है तो वो अपनी ऑब्जेक्शंस विड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, चीफ स्टैटिस्टिशियन हु सुपरवाइजेस दिस एक्सरसाइज, पिछले 3 साल के अंदर उसको क्यों अपॉइंट नहीं किया गया और वो क्यों एक्टिंग चार्ज के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा इनके अपने नंबर्स बताते हैं कि पावर जनरेशन जो है, बिजली की जो खपत है वो 23% से कम थी पिछले साल के अंदर। अगर 23% खपत कम थी, जो एलएसएम का ये नंबर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखा रहे हैं 9%, वो क्या हवा पे चल के हुई है? मुझे इसका भी जवाब दे दें। इसके बाद जो इन्होंने एग्रीकल्चरल ग्रोथ अपनी दिखाई है उसके अंदर कॉटन के अंदर अनप्रेसिडेंटेड फेलियर है। आपकी फसल जो है वो 60 लाख भी नहीं है, उसको इन्होंने अपने हिसाब के अंदर क्या लिखा है 70 लाख से ज्यादा का नंबर डाला हुआ है, उसको भी काइंडली रिवाइज कर लें तो एक बेहतर सूरत हाल आ जाएगी। कहते हैं कि जी होलसेल एंड रिटेल ट्रेड जो है वो 10-12% से ग्रो की है। पता नहीं अनीका, आप भी बाजारों में जाते हो, मैं भी जाता हूं, लॉकडाउन पिछले पूरे साल परसिस्ट करता रहा। इनकी अगर दुकान में इतनी दुकानदारी के अंदर लोगों की गाहकी के अंदर इतनी बेहतरी आई है तो मैं अपने हलके में अभी भी आपके शो के बाद जा रहा हूं तो दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगा कि एक दुकानदार मुझे मिल जाए जो मुझे कहे कि मेरी सूरत हाल बेहतर है। एफडीआई
30% डाउन। तो ये वो चीजें हैं जिनको ये एड्रेस कर दें, एंड आई विल फुली ओन एंड सपोर्ट एंड अप्रिशिएट देम अगर इन्होंने जो अपने ये अचीवमेंट्स की बात कर रही हैं। अब मैंने आपको अली, आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है मईशत के अंदर जिसको आप not as a politician but as a person who studies economy deeply, आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो कि पॉजिटिव सिम्त में हो, जिसकी वजह से आप कह सकें कि नहीं अगले 2 साल के अंदर हमें बेहतरी होते हुए नजर आएगी? देखें अनीका, जो आपको इकोनॉमी या मईशत को बेहतर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी होती है। इसीलिए इनको पहली जो असेंबली का इजलास हुआ था उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इनको ऑफर किया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें ताकि मार्केट को सर्टेनिटी हम प्रोवाइड कर दें। वो इन्होंने क्यों रद्द किया, मेरे ख्याल से आज इनको भी उस पर सोचने पर मजबूर होंगे। अब इन्होंने जो बातें की, मैंने आपको ग्रोथ के ऊपर खदशात बता दिए, एक्सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है और उसके अंदर बेहतरी भी आ रही है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं। पर मैं आपको बताऊं एक छोटी सी मिसाल लेके, इन्होंने कहा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। मैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल बढ़ी है। $2-2.5 बिलियन से जब ये साल कंप्लीट होगा, $2-2.5 बिलियन से एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बढ़ गई होगी। एंड वी आर ग्रेटफुल कि जी ये उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस मुल्क को अगर सस्टेनेबली ग्रो करना है तो आपको अपनी जीडीपी के अंदर जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो 15% तक लेके जाना है। पर अनीका, दैट इज अगेन हाफ द स्टोरी। अब बात इस तरह से कि अगर आपने कॉटन की फसल को इतनी बुरी तरह नेग्लेक्ट किया कि वो फेल हो गई और $2 बिलियन की आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी, एक साइड पे आपने $2 बिलियन की ग्रोथ कर ली, तो नेट आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में उसका कोई फर्क आएगा? जीरो फर्क आएगा। राइट अली, अच्छा मैं तंगी साहब की तरफ भी आऊंगी। तंगी साहब, हम माशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, हम कर्जों की बात कर रहे हैं, तो ज़रा माजी में चलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में चलते हैं। चले PMLN ने तो कर्जे लेकर सड़कें बना दी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोटरवे बना दिए, मेट्रो बना दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बेशुमार कर्जे लिए थे। आज आप इमरान खान साहब को कर्जों के बेसिस के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कह रहे हैं माशी अदम इस्तेहकाम कर दिया इमरान खान साहब ने। आप लोगों के अपने ज़माने के अंदर भी तो इसी तरह का माशी अदम इस्तेहकाम था। कराची के अंदर 20-20 घंटे लोड शेडिंग भी हुआ करती थी। और नॉट जस्ट दैट, जो सर्कुलर डेट आप लोगों ने छोड़ा था वो अगली हुकूमत के लिए भी वबाले जान बना था। तो कैसे एक सियासी जमात जो कि इस तरह से एक मुश्किल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल से निकली, वो एक ऐसी जमात को जो कि अभी आई है, इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजरी और अब स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करी है, उसको तनकीद का निशाना बना सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्ज़े की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में 6 अरब रुपए का कर्जा था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जमात हुकूमत ने 8 से 13 तक 8 अरब रुपए का कर्जा लिया था। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर क्या किया। अगर 8 अरब रुपए का कर्जा, मतलब 8,000 अरब का कर्जा लिया है तो डिलीवर क्या क्या है? आप देख लें कि 2008 में 2 डिज़ास्टर थे। एक मैन मेड डिज़ास्टर था, एक नेचुरल डिज़ास्टर आया 2010 में सैलाब के शक्ल में। और फिर उस वक्त जो अपोजिशन जमात थी मुस्लिम लीग नून, तो उसकी लीडर ने पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इमदाद न दे, ये करप्शन कर रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पॉलिटिकल विजन की वजह से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उस नेचुरल डिज़ास्टर के बावजूद और मैन मेड डिज़ास्टर के बावजूद भी कभी भी 400 रुपए का तेल आता 20 किलो आटे का 2004 में, और 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो 400 रुपए की कीमत। लेकिन वो करप्शन वाली बात गलत थी तंगी साहब। वो टर्किश वजीर आजम की वो जो खातून अव्वल, उनकी अहलिया का हार तो मिला था ना यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास से। करप्शन तो फिर हुई थी, तो फिर तो PMLN ने ठीक बात की थी कि ना दे इमदाद। मैं करप्शन की बात करता हूँ, कौम की और अवाम की अमानत की बात करता हूँ, दौलत की बात करता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि कभी मतलब कि महंगाई नहीं आई थी, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आई थी, कोई दिवालिया बैंक दिवालिया नहीं हुआ था। फिर 70 लाख जॉब्स हमने दिए थे, 145% से 150% तक हमने 5 सालों में सैलरीज बढ़ाई थी। हमने 70 लाख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिए थे। हमने तकरीबन 10 साल पहले जो मुशर्रफ की हुकूमत में निकाले गए लोगों को प्रमोशन और सैलरी के साथ बहाल किए थे। तो ये इक़दाम थे। 80 इदारों में लेबर्स को हमने 12% शेयर दिए थे। और वो कारखाने स्टील मिल जो है वो डाउनग्रेड हो गई थी,
स्टील मिल के ऊपर कर्जा मजीद और उसके काम बिल्कुल बंद हो गए थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सूरत हाल आपको उस टाइम पर याद है। तंगी साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपने अपने 5 साल गुजार लिए हैं और बहुत सारी करप्शन आप लोगों की भी सामने आई, हो सकता है इस हुकूमत की भी जाने के बाद पता नहीं कितनी करप्शन सामने आए, लेकिन इनको भी 5 साल अपनी कारकर्दगी गुजारने दें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करें, उसके साथ इकोनॉमिक टर्मोइल आए। व्हाई डोंट यू सपोर्ट पाकिस्तान? ना करें इस हुकूमत को सपोर्ट, पाकिस्तान को सपोर्ट कर लें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम लीडरशिप को, मुल्क के तमाम लीडरशिप को कहा कि इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूं, तमाम आके मिले और हम सब इस मुल्क को इस मुश्किलात से निकाले। और इसमें आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब शहीद बीबी ने और मियां साहब ने साइन किया था, उसकी बुनियाद पे कहा था। और ये वो बात है कि जब नून ग्रुप ने हुकूमत छोड़ दी और डार साहब ने कुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिवालिया हो चुका है मुल्क, मैं नहीं कर सकता हूं एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर उसी दिन से लेके 2013 तक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत चलाई। अभी जहां तक इस हुकूमत के खत्म करने की बात आप करते हैं तो मेरे लीडर तो खड़े हो कि कहां आगे बढ़ो, हम आपका साथ दे रहे हैं। आप अपने 5 साल पूरी करें, आप गवर्नेंस पे तवज्जो दे, आप इकोनॉमी पे तवज्जो दे, आप बिजनेस कम्युनिटी की ट्रस्ट को बिल्टअप करें, आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दे, लेकिन अच्छी से कानून साजी भी ले आए ताकि इस मुल्क और इदारों के काम आ जाए। आज तक उसने माहौल ही नहीं बनाया कि हम उनको सपोर्ट करें और कानून साजी को सपोर्ट करें। अच्छा, कानून साजी वाली बात मैंने जरा एंड पे करनी है, मैं अभी ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करते हैं, वो पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह की बात हो रही थी, उस हवाले से बात करते हैं। अहमद जवाद साहब, पोलराइजेशन के अंदर सबसे बड़ी जो पोलराइजेशन अभी हम आपकी हुकूमत में देख रहे हैं वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कहीं ना कहीं समहाउ द अदर कोई ना कोई पॉलिटिकल तूफान बपा रहता है पाकिस्तान के अंदर, खा वो पीडीएम की फॉर्म में हो, पीडीएम खत्म होती है तो मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस पीटीआई, कुछ अजीब सी चीज़ बनी हुई है। क्या ये हुकूमत, क्योंकि अब अगले 2 साल अपनी सारी की सारी जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको कंसोलिडेट करने का साल है, तो क्या इन 2 सालों में कम से कम इस पॉलिटिकल टर्मोइल को खत्म करने के लिए कोई काम किया जाएगा, या हम कहें कि नहीं 3 साल तो गुजर गए, 2 साल भी गुजर ही जाएंगे, अल्लाह तवक्कल? देखिए अनीका, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपने जिक्र किया, हमारे मुल्क में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह इलेक्शंस के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स जो रेज़ किए जाते थे, जो कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से ही हमेशा होते थे। ये एक बड़ी वजह है मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। अगर हम अपना इलेक्शन का निज़ाम ठीक कर लें तो जो हारने वाला है वो भी अगले इलेक्शंस का इंतज़ार करेगा और जो जीतने वाला है वो भी अगले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बना पे जा सकता है। वैसे तो उसको कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए ना। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि फैक्टर है। और बदकिस्मती से इन दोनों बड़ी जमातों ने, जिन्होंने 2008 से 2013 और 2013 से 2018 आज ये जिन कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, अगर ये उन 10 सालों में ये 2 बड़ी जमातें, जबकि इनके पास मेजॉरिटी भी थी, सेनेट में भी इनके पास था मेजॉरिटी थी, सब कुछ था इनके पास, इलेक्शन कमीशन भी था, इन्होंने इलेक्शन इस्लाहात के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, ज़ीरो उसमें कोई। जबकि इनको पता था कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद ये रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए सिर्फ कि इलेक्शन इस्लाहात चाहिए, ये पहले भी होनी चाहिए थी। बहरहाल चले, गुजर गया टाइम, नहीं आपको ख्याल आया। अब पीटीआई की हुकूमत की तरफ से अगर ये कॉल आती है कि इलेक्शन इस्लाहात पे आप पार्लियामेंट में बैठें ताकि हम आइंदा शिकायत जो हैं, या जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में जाएं तो सबको एक इक्वल फुटिंग के ऊपर जो है एक दूसरे का मुकाबला करें, हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर करें, अपोजिशन अपने नैरेटिव के ऊपर करे और अवाम उसका फैसला करें। राइट। और सबको इत्मीनान हो कि आज मैं वोट जो देने जा रहा हूँ, इस वोट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, कोई ये इधर से उधर नहीं जाएगा। ये फ़िज़ा अगर हम कायम करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की जो सियासी सलामती, उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ये फ़ज़ा जो है वो अपोजिशन ने तो नहीं कायम करनी ना अहमद जवाद साहब। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात शो होते हैं बाय द अपोजिशन, इंस्टेड ऑफ ये कि आप लोग मिल बैठ कर या उन
उनको तहम्मुल से बताएं, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही होती हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिस मिनिस्टर का जो काम होता है वो उसके अलावा सारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने होते हैं। फवाद चौधरी साहब तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बाकी सारे भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने होते हैं। सो कंसिडरिंग दैट, आप लोग इंस्टेड ऑफ ये कि इनको बिठाते पार्लियामेंट के अंदर बिठाते या पार्लियामेंट से बाहर बिठाते, आप लोगों ने टीवी पे बात करना स्टार्ट कर दी, तो किस तरीके से किसी भी अदम इस्तेहकाम को, सियासी अदम इस्तेहकाम को रोका जा सकता है? हाउ डू वी स्टॉप दैट? देखें अनीका, टेलीविज़न पे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। हाँ, जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है वो ये है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो एक तो ये है कि हम तहजीब का दामन मत छोड़ें, दूसरा तनकीद को एक महज़ब अंदाज में किया जाए, दूसरे की बात भी सुनी जाए, अपनी भी की जाए। ये कल्चर है, ये कल्चर कोई पीटीआई ने तो नहीं क्रिएट किया ना। ये कल्चर तो अगर हम पिछले डिकेड्स में देखेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करती रही, या इवन अगर मिलिट्री भी उस टाइम पीरियड में आती है, तो ये जिम्मेदारी तो उन पे थी कि वो एक ऐसा सियासी कल्चर क्रिएट करते जिसमें टॉलरेंस होती, जिसमें मिनॉरिटी का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं उसका मतलब ये भी है कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आप उनको भी एक्सेप्ट करते। अगर आप एक ऐसा कल्चर क्रिएट करते तो आज आपको वैसा ही कल्चर मिलता। सो एक ऐसा पॉलिटिकल तो वो कल्चर जो है डिकेड से हमारे मुल्क में चल रहा है, और उसकी रिफ्लेक्शन जो है आपको टॉक शोज में भी मिलती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी मिलती है, पार्लियामेंट के अंदर भी मिलती है। और जो एक अच्छा, मैं समझता हूं अगर कोई इनिशिएटिव हो तो वो भी इसकी नज़र हो जाता है। जैसे इलेक्शन इस्लाहात की आपने बात की, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर हमने इलेक्शन इस्लाहात करनी है तो हुकूमत को और अपोजिशन की पार्टीज़ को मिल बैठना चाहिए और एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और एक ऐसा कंसेंसस डेवलप करें। लेकिन इसका आगाज़ तो हो ना। लेकिन अगर हुकूमत कोई प्रपोजल देती है और उसको ऑल टुगेदर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो बंद हो जाता है। फिर पीछे क्या रह जाता है? पीछे टॉक शोज़ रह जाते हैं, या स्टेटमेंट्स रह जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रह जाती हैं, और वो दोनों तरफ से फिर जो है बमबारी होती है। एक और पॉइंट जो आपने अली ने भी उसका जिक्र किया, आपने भी उसका जिक्र किया कि हमारे मुआशरे में जो पोलराइजेशन हो रही है, देखें इसका भी ताल्लुक इसी कल्चर के साथ है कि आज जो आपको, और ये पोलराइजेशन अब आपको क्यों ज़्यादा है, तो ये पहले से थी इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये अब क्यों ज़्यादा नज़र आ रही है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सोशल मीडिया तो बहुत अरसे से आया हुआ है, लेकिन इसका जो फैलाव है वो 2015 के बाद स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 3G 2015 में आया है और फिर 4G उसके बाद आया। तभी आपके ये मोबाइल जो हैं इनके ऊपर सोशल मीडिया जो है आप हर जगह लेके फिर रहे हैं, वरना तो वो एक वाईफाई तक महदूद था। तो ये जब 10 करोड़ लोग पाकिस्तान के इस वक्त जो हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वो उसी पोलराइजेशन को, उसी इख्तलाफ राय को, जिसमें गाली गलोच भी है, जिसमें बद तहजीबी भी है, इल्ज़ाम तराशी भी है, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना भी है, वो हमारा कल्चर आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि आज हमारे मुआशरे में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बिल्कुल है। लेकिन अगर इसको भी कंट्रोल करना है तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ के, ताकि अपने अपने जियालों को सोशल मीडिया के ऊपर भी तरबियत दी जाए, बातचीत का सलीका भी सिखाया जाए, और ये दोनों साइडों पे होगा। ये नहीं हो सकता कि एक साइड करे और दूसरी साइड। राइट अहमद जवाद साहब। अच्छा अली, कोई रिबटल, कोई रिप्लाई देना चाहेंगे अहमद जवाद साहब की बातों का, उनकी गुफ्तगू का? मेरे भाई ने जो यहाँ पे गुफ्तगू की, और बल्कि अपने जज्बात कि हमें तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बारे में जो इन्होंने अपने एहसासात बताए और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दूँ। इनके जज्बात की मैं उस वक्त कदर करता जब ये इसी तरह जब ये बात कर रहे थे, तो साथ उस चीज़ की भी मजम्मत करते जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू और जो तरीक़ा कार कंटेनर के ऊपर, डी चौक के ऊपर जब वो खड़े हुए थे, एक इमेच्योर सियासतदान की शक्ल के अंदर इस मुल्क के अंदर लेके आए। क्योंकि ये जो
तूफान बदतमीज़ी का कल्चर है ना, उसके बाद से ही शायद इस मुल्क के अंदर आगे आए हैं। इन्होंने कहा कि जी ये जो बाकी की दो पार्टीज़ हैं, इन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की कि हम जो इलेक्शन का हमारा निज़ाम है उसके अंदर इस्लाहात लेके आएँ। तो अनीका मुझे बता दें, इलेक्शन एक्ट 2017 क्या आसमान से नाजिल हुआ था? वो क्या हमारी हुकूमत में नहीं उसको आप यहाँ पे लेजिस्लेशन लेके आए थे? उसके पहले क्या सबसे बड़े इल्ज़ाम लगते थे किसी भी इलेक्शन के ऊपर के गोस्ट वोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रल रोल्स के अंदर चाह रहे हैं तो आप हर्डल बन मैं आ रहा हूँ, आप देखें मेरी बात तो सुन लेना। तो उस वक्त सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता था इलेक्ट्रल रोल्स के अंदर के जी गोस्ट वोटर्स हैं, तो उसके अंदर नादरा के साथ पार्टनर करके उन लोगों की तस्वीरें वहां पे प्रिंट करवाना, ये किसने काम किया था? अब जहां तक आपने बात कहा कि जी आप इनका हाथ क्यों नहीं बटाते, माशाल्लाह आज तक वजीर आजम साहब ने किसी ऑपोजिशन के बंदे से हाथ मिलाना तो गुजारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो एक आईनी होता है उसको कभी बाय नेम कोई खत लिखने की भी तकलीफ नहीं की। और इनकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिफॉर्म अगर इतनी ज्यादा हो कि ये शुरू भी ईवीएम पे हो और इख्तिताम भी ईवीएम पे हो, तो आप इसके अंदर क्या बहस कर सकते हैं? और अगर आपका ज़र्फ इतना हो कि आप माशाल्लाह जब आपके ऊपर दुश्मन भी अटैक कर दे, अभिनंदन का वाकया हुआ, ऑपोजिशन